नमस्कार। शिक्षा विद शिवांश में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु प्रश्न। आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और आज की हमारी क्लास तीसरी क्लास है अति लघु प्रश्नों की। जिन्होंने हमारी पिछली 2 क्लासें नहीं देखी हैं वो आप लोग क्लास को जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, हमारे साथ पढ़ते रहिए और पास होते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 2016 से 2024 इम्पॉर्टेंट। ये है हमारा पार्ट 3। और जिन लोगों ने भी हमारे पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं और भी सब्जेक्ट विषय के वीडियो नहीं देखे हैं वह हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 से 31 तक हमने क्लास में किए थे। जिन्होंने क्लास में पिछली क्लास का वीडियो नहीं देखा है वह हमारी प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 32 से। क्रियात्मक शोध की समय विधि क्या है? तो उत्तर है क्रियात्मक शोध की कोई निश्चित समय विधि नहीं है। यह 1 मिनट में भी हो सकता है और 1 वर्ष में भी। प्रश्न नंबर 33। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। आइए देखते हैं 2 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और दूसरा है निबंधात्मक प्रश्न। तो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के ही ये 2 मुख्य प्रकार हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 34। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी समस्त समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। यहाँ पर समस्याओं होगा, समस्त समस्याओं का समाधान। प्रश्न नंबर 35। क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है परिकल्पना से अभिप्राय उन क्रियाओं या क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। प्रश्न नंबर 36। मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? तो मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न और चौथा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 37। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है? तो सतत मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रति माह या तिथिवार की जाती है और व्यापक मूल्यांकन में बालक के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न नंबर 38। एक उत्तम परीक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। तो एक उत्तम परीक्षण की 2 विशेषताएं क्या होती हैं? पहला वैधता और दूसरा होता है विश्वसनीयता। प्रश्न नंबर 39। निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के 2 अंतर लिखिए। तो पहला है हमारा अंतर, निर्माणात्मक मूल्यांकन की प्रकृति विकासात्मक होती है तथा योगात्मक मूल्यांकन की प्रकृति अंतिम होती है। और दूसरा अंतर है हमारा निर्माणात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य छात्रों की शिक्षा में सुधार करना होता है और योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना होता है। प्रश्न नंबर 40। मापन एवं परीक्षण में कोई एक अंतर बताइए।
तो मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है, जबकि परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है। प्रश्न नंबर 41, ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। देखते हैं ब्लूम जी ने क्या कहा है। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण इस प्रकार है। ज्ञानात्मक पहला, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। प्रश्न नंबर 42, मापन के 4 स्तरों के नाम बताइए या लिखिए। तो उत्तर है मापन के 4 स्तर। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है नामित स्तर, दूसरा है क्रमित स्तर, तीसरा है अंतरित स्तर और चौथा है अनुपातिक स्तर। प्रश्न नंबर 43, न्यायाधर्ष या सैंपल की विशेषताएं बताइए। तो उत्तर है न्यायाधर्ष या सैंपल की विशेषताएं इस प्रकार है। सैंपल का आकार पर्याप्त होना चाहिए और दूसरा है सैंपल का चयन इस प्रकार से किया जाता है या किया जाना चाहिए कि वह जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, वरना इससे प्राप्त परिणाम भ्रामक होते हैं। प्रश्न नंबर 44, मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है मूल्यांकन लक्ष्य होता है पृष्ठपोषण, दूसरा है अभिप्रेरणा, तीसरा है अधिगम में वृद्धि, चौथा है शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, पांचवा है वर्गीकरण, छठा है चयन और सातवां है निर्देशन में मदद देना आदि। ये सब मूल्यांकन के लक्ष्य होते हैं। मापन कैसा होता है। प्रश्न नंबर 42, तो मापन होता है हमारा मात्रात्मक। प्रश्न नंबर 46, क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरणों के नाम लिखिए। यहाँ क्रियात्मक हो गया है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्रियात्मक ही रहेगा। क्रियात्मक शोध के उपकरण बताइए। तो हमारा उत्तर है क्रियात्मक शोध के उपकरण का मानकीकरण नहीं किया जाता है। प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। तो कुछ उपकरण निम्न है। पहला है अवलोकन, दूसरा है प्रश्नावली, तीसरा है साक्षात्कार और चौथा है विशेष। प्रश्न नंबर 47, क्रियात्मक शोध के कोई 4 क्षेत्र बताइए। तो पहला है शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याएं, दूसरा है मूल्यांकन संबंधी समस्याएं, तीसरा है विद्यालय संबंधी समस्याएं और चौथा है पाठ्य सहगामी गतिविधियों से संबंधी समस्याएं। प्रश्न नंबर 48, एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए। तो एनसीईआरटी के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिससे या जिसके द्वारा ये ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। तो यह है एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा। प्रश्न नंबर 49, सामुदायिक सहभागिता से तात्पर्य क्या है। तो सामुदायिक सहभागिता का अर्थ विद्यालयों की योजनाओं और प्रबंधन में माता पिता और समुदाय के सदस्यों की सहभागिता है। प्रश्न नंबर 50, विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। तो करलिंगर के अनुसार विश्वसनीयता का अर्थ है भरोसा, स्थिरता, संगति, भविष्यवाणी और परिशुद्धता। प्रश्न नंबर 51,
उपचारात्मक शिक्षण क्या है? तो छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उनको दूर करने हेतु किया जाने वाला शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न शैक्षिक मूल्यांकन के तृतीय सेमेस्टर डीएलएड। हमारे और भी विषयों के वीडियोस हमारे चैनल पर पड़े हैं, हमने डाल रखे हैं। आप लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुंच सके और पूरा कोर्स आप एग्ज़ाम से पहले अपना पूरा कर सकें और अच्छे नंबर आप लेकर के आएँ। जिन्होंने हमारे प्लेलिस्ट नहीं देखी है, पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, वह हमारे पुराने वीडियोस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।